चूरू में लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार बार हो रही बिजली कटौती से जिलेवासी बेहद परेशान हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। जिले में बिजली की आ रही समस्याओं के पीछे की मुख्य वजह है बिजली की आवश्यकता के अनुसार बिजली की क्षमता में वृद्धि नहीं होना। जिले में कांग्रेस कार्यकाल में पिछले 5 साल में स्वीकृत 19 जीएसएस में से अब तक 7 ही शुरू हो सकी है, लेकिन जबकि 10 का काम फिलहाल चल रहा है और 2 का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हालात ये है कि जिले में 4600 कृषि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। शहरी क्षेत्र में ट्रिपिंग के अलावा घोषित अघोषित कटौती होने लगी है। गांवों के हालात तो और भी ज्यादा खस्ता हैं। वहां बिजली कटौती की कोई समय सीमा नहीं है। जिले में फिलहाल चालू हालात में 33 कवी के 201 जीएसएस हैं, जबकि मौजूदा डिमांड को देखते हुए करीब 250 जीएसएस होने चाहिए। जिले में फिलहाल 4,30,000 घरेलू और 30,000 कृषि कनेक्शन हैं। घरेलू कनेक्शन की बात तो छोड़िए, 4,600 कृषि कनेक्शन महज इसलिए पेंडिंग है क्योंकि लोड ज्यादा है। इसमें सर्वाधिक सरदार शहर तहसील के हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कहीं पर लाइन डालने और कहीं पर विवाद के कारण जीएसएस के काम में देरी हुई है। डिस्कॉम के अधिकारियों की माने तो कृषि कनेक्शन और घरेलू बिजली की खपत बढ़ जाने के कारण हर महीने सप्लाई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। किसान त्राई कर रहे हैं, ट्रिपिंग की समस्या आ रही है और ये फसल बिजाई का जो समय है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर समय रहते नहीं सोचा तो किसान जल्दी ही सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये किसान की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी तो वो निश्चित रूप से कमजोर होगा। और मेरा ये मानना है कि न केवल सिंचित क्षेत्र में, जो घरेलू बिजली का भी मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रहा हूं जिले में, जिस प्रकार से डोमेस्टिक पावर सप्लाई है वो भी पूर्णतः प्रभावित हो रही है। मेरा तो इतना ही कहना है कि ये सरकार केवल पर्ची की सरकार है और इनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है। किसानों को मतलब भारी नुकसान हो रही है, बिजली नहीं मिल रही है, भारी कनेक्शन नहीं हो रही है। ये वास्ते मतलब किसानों का बड़ो भारी नुकसान होने लग रही है। फसल चौपट होगी सारी। पिछले साल मूंगफलियां बड़ो भारी नुकसान हो। अरे पुठो मूंगफलियां को बीजान होने लग रही है। बिजली टाइम पर नहीं मिली तो मतलब बड़ो भारी नुकसान हो सी। इन वास्ते किसानों ने बड़ो भारी आंदोलन करने की जरूरत पड़ सके। इन वास्ते मतलब सरकार ही बात की सुनाई करे तो मतलब बहुत बढ़िया रहे। 2014 से पिछले 10 सालों के कनेक्शन जो है वो किसानों के बकाया है और 2021 तक के सारे डिमांड जो है वो सरकार ने जमा करवा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 10 सालों के कनेक्शन बाकी है। लोग ट्यूबवेल बना लिए, सारी तैयारी कर ली, लेकिन सरकार और कंपनियां जो है वो कनेक्शन नहीं दे रही है। टेंडर जो है अपने टेंडर लेवल पे किया था जोधपुर से, और उनकी सर्वे और आगे की जो गतिविधियां हैं वो होती हैं और इसलिए एक्चुअल काम शुरू होने में कुछ समय लग जाता है और वही हो रहा है। इसलिए 17 का काम हो चुका है ना, काम शुरू 2 का ही बचा है 19 में से। कृषि कनेक्शनों की बात करें तो कितने कृषि कनेक्शन पेंडिंग अभी चल रहे हैं? आज की तारीख में जिले के अंदर 4,645 कनेक्शन जो हैं एग्रीकल्चर के जो दिए जाने हैं बाकी हैं और पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर 3,333 एग्रीकल्चर कनेक्शन जारी किए गए। तो पेंडिंग कब तक इनको पूरा किया जा सकता है? ये राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर है और इसमें जो कट ऑफ डेट आती है और जिनमें अक्टूबर में जिन लोगों के पैसे जमा करवाए थे अक्टूबर 2023 में तक जिनके पैसे जमा होते, उनकी संभावना ये है कि उसमें इस साल जो है अगले 6 महीने में इनको पूरा कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता गजेंद्र चौहान चूरू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, देखिए बढ़ती गर्मी के साथ लोग परेशान हैं, ऐसे में बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या बनी हुई है। घरेलू लोग तो परेशान ही है और सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान किसान है, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी की पर्याप्त मात्रा वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल क्या कुछ बिजली विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया है ताकि लोगों की परेशानियों का समाधान हो सके?
बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा कि विद्युत विभाग की जो कार्यशैली उससे कहीं ना कहीं किसान है वो नाराज हैं। हालांकि विद्युत विभाग को अपनी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कुल 19 GSS स्वीकृत हुए चूरू जिले के अंदर, जिनमें से 10 का काम अभी पेंडिंग चल रहा है। उसके अलावा 2 का काम अभी शुरू भी नहीं हो चुका है। तो इसमें आप समझ सकते हो किस प्रकार की परेशानी है वो किसानों को हो रही है। अब यदि हम कनेक्शनों की बात करें तो 4600 के करीब जो कृषि कनेक्शन है वो भी पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि घरेलू कनेक्शन का तो अंदाजा भी नहीं है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने के साथ ही विद्युत जो है उसके ऊपर लगातार लोड बढ़ रहा है। ऐसे में जो GSS है वो क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ओवरलोड हो रहे हैं। इसके अलावा जो वोल्टेज की समस्याएं भी किसानों के सामने आ रही है, इसके अलावा बार बार कट हो रहे हैं, ट्रैपिंग जैसी समस्याएं आ रही है, तो किसान परेशान है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत समस्या वो कहीं ना कहीं जिले के अंदर और गहराएगी। जी शिवानी। बिल्कुल गजेंद्र, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर GSS के काम में काफी देरी हो रही है, कई जगहों पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। इसको लेकर बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, कब तक काम खत्म हो पाएगा जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? देखिए, अब 19 GSS है वो पिछले 5 सालों के अंदर स्वीकृत चूरू जिले के अंदर हुए थे। उनमें से अभी 5 से 6 GSS का ही काम पूरा हुआ है। 10 का काम अभी चल रहा है, आधा अधूरा है। इसके अलावा 2 का काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि चूरू जिले के अंदर बात करें तो विद्युत समस्याएं जिले वासियों को हो रही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जिले के लोगों को विद्युत बिजली है वो नहीं मिल रही। हालांकि जिसको के अधिकारियों को कहना है कि हमारी ओर से प्रयास जारी है, लेकिन प्रयास है वो जमीन के ऊपर दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि पूरे चूरू जिले की बात करें तो कुल एक GSS है वो चूरू जिले के अंदर है, जबकि 251 GSS कम से कम चूरू जिले के अंदर होने चाहिए, तभी ये विद्युत आपूर्ति है वो पूरी हो सकती है। अन्यथा इसी प्रकार से जो ट्रिपिंग की समस्या है, जो कम वोल्टेज की समस्या है, जो घोषित अघोषित बिजली कटौती की समस्या है वो बनी रहेगी। इसके अलावा 2014 से ही यहाँ पर चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर तो कनेक्शन वो पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि 2025 तक के जो डिमांड है वो किसानों ने भरवा दिए है, जिसके चलते कहीं ना किसानों को लाखों रुपए का नुकसान है वो हो रहा है। हाँ। गजेंद्र, सिर्फ चूरू में ही ये समस्या है कि और भी जिलों में ये समस्या बनी हुई है? और चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने लोगों से यहाँ पर बातचीत की है, किसानों से भी बात की आपने, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से कि ये समस्या इस बार ही है या पहले से भी ये समस्या चलती आ रही है? देखिए, किसानों के सामने अनेकों प्रकार की समस्या रहती है, जिनमें से एक बड़ी समस्या कहना विद्युत की समस्या भी है, क्योंकि विद्युत के अभाव में किसान है वो अपनी फसलों का सही प्रकार से उनकी सिंचाई नहीं कर सकते, जिसके चलते किसानों का सीधा नुकसान होता है। इसलिए किसान है वो बार बार कहना कार्यालय की चक्कर लगाते हैं, उनकी सपने घट जाते हैं, उनकी एरिया घट जाते हैं, लेकिन अधिकारी है उनका एक रटा जवाब होता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और यही वजह है कि की बात 4600 कनेक्शन है वो पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि 2024 कनेक्शन पेंडिंग चल रहे हैं। 2021 तक के डिमांड नोटिस है वो किसानों ने भरवा दिए हैं। 50 से 60 हजार किसानों ने भरवा दिए हैं, ट्यूबवेल की खुदाई कर दी है, लेकिन कृषि कनेक्शन के अभाव में वो अपना काम शुरू नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते सीधा नुकसान किसानों को होता है। ये तो किसानों की बात। शहरी क्षेत्र में आप जाओगे तो शहरी क्षेत्र के अंदर यानी कि किसानों को भी ये समस्या है और शहरी क्षेत्र में भी लोग इस समस्या से परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। डूंगरपुर जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सीमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र में राजस्थान गुजरात के पुनावाड़ा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए एक फर्जी अस्पताल को सीज किया है। अस्पताल में एक प्रसूता और एक अन्य मरीज भर्ती थे। इधर 10वीं फेल झोला छाप द्वारा अस्पताल का संचालन चल रहा था। कार्रवाई की भनक लगने पर झोला छाप फरार हो गया और स्वास्थ्य विभाग अब मामले की जांच कर रहा है। इस मामले के अनुसार डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में गुजरात बॉर्डर पर स्थित पूनावाड़ा में पिछले 3 साल से यह फर्जी अस्पताल खुला था, जहां पर फर्जी डॉक्टर खुद इलाज और प्रसव कराता था। फर्जी डॉक्टर जितेंद्र भागोरा, जो कि 3 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, वो वहां पर प्रसव ड्रिप लगाना सीख गया था और खुद का 8 बेड का अस्पताल पूनावाड़ा में खोलकर ये खूनी खेल खेल रहा था। फिलहाल पुलिस ने थाने में मामला दर्ज होने के बाद से जांच शुरू कर दी है, लेकिन खास बात यह है कि यह फर्जी अस्पताल पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन चिकित्सा विभाग की नजरें इस पर आज तक नहीं पड़ी। सवाल यह है कि आखिर किसकी शह पर यह फर्जी अस्पताल शुरू हुआ था और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ चल रहा था। तो अब इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ है, जिसके बाद अब जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। फर्जी डॉक्टर
इलाज कर रहा था अस्पताल खोलकर। हमारे साथ संवाददाता प्रवेश जैन जुड़ गए हैं। प्रवेश, क्या है ये पूरा मामला? फर्जी अस्पताल डूंगरपुर में चलाया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक स्वास्थ्य विभाग को आज तक कैसे नहीं लगी थी? क्या कुछ पूरी जानकारी? बताना चाहूंगा कि ये डूंगरपुर जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चिमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र में राजस्थान गुजरात के पूनावाड़ा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए एक फर्जी अस्पताल को सीज किया है। अस्पताल में एक प्रसूता व एक अन्य मरीज भी भर्ती था। इस पर इधर 10वीं फेल झोला छाप द्वारा अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई की भनक लगने पर झोला छाप फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा है। डूंगरपुर जिले के चिमलवाड़ा उप क्षेत्र में गुजरात बॉर्डर पर स्थित पूनावाड़ा में पिछले 3 साल से ये फर्जी अस्पताल खुला हुआ था, जहां पर फर्जी डॉक्टर खुद इलाज और प्रसव करता था। फर्जी डॉक्टर जितेंद्र बगोरा को 3 साल पूर्व गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, जहां पर वह प्रसव ड्रिप लगाना सीख गया और खुद का 8 बेड का अस्पताल पूनावाड़ा में खोल दिया। जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता, एसएमएचओ विपिन मीणा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र प्रजापत, चीफ जीएचसी प्रभारी डॉक्टर रोहित लबाना, नर्सिंग ऑफिसर मदन और फार्मेसी युवराज पुलिस चौकी के जाप्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में 2 महिलाएं भर्ती मिली, जिसमें एक दिन पहले ही प्रसव कराया था। दूसरी महिला मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित थी। अस्पताल में भर्ती दोनों महिलाओं को डूंगर सारण सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। वहीं अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और जोधपुर के बावड़ी में धनारी सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। बदमाशों ने लोहे के सरिये और लाठियों से सरपंच प्रतिनिधि पर हमला किया। बताया जा रहा है कि पहले वाहन के आगे वाहन लगाकर हमले की कोशिश की, फिर सरपंच प्रतिनिधि बजरंग लाल जाट और अन्य पर हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला खेड़ापा थाने में दर्ज कर लिया गया है। तो लोहे के सरिये और लाठियों से हमला हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसका फुटेज अब सामने आया है। खेपाड़ा थाने में फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। धनारी सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, लोहे के सरिये और लाठियों से हमला किया गया है उन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर लोहे की सरिया लेकर लोग पहुंचे हैं। फिलहाल ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी हो रही है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बस दौसा रेलवे स्टेशन पर यही कहावत चरितार्थ हो गई है। जब रेल में सफर कर रहा मुसाफिर चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जा गिरा, जिसे देखकर एक बार तो आपको भी शायद ये लगेगा कि अब ये नहीं बच पाएगा। जिनके कंधों पर रेलवे ने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने आखिर इस युवक की जान बचा ली और प्लेटफॉर्म और ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस के बीच घिसटते हुए आरपीएफ जवान सुहन लाल ने जान बचाने का सराहनीय काम किया है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आरपीएफ के जवान ने शख्स की जान बचाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और अब खबर है गंगापुर सिटी से, जहां पर गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देकर महिला को कुसाई के जंगल में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। पीड़ित महिला की जंगल में ही मौत हो गई और सूचना मिलने पर वजीरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पत्नी को जंगल में ले जाकर शराब पिलाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। बाद में आरोपियों ने पत्नी की हत्या कर दी थी। थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया है कि डिटेन किए गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है। महिला के वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, मौत कैसे हुई, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। अच्छा, कौन कौन? जो महिला को बेला फुसलाकर घटनास्थल तक लेकर आए और उसमें दुष्कर्म की भी संभावना है, जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुष्कर्म संबंधी परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट से जैसा स्पष्ट होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड मामलों के बीच एक और स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया है। स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना आरके पुरम थाना इलाके की है। युवक के पिता की मौत करीब 15 दिन पहले हुई थी। पिता की मौत के बाद से युवक डिप्रेशन में था। साथ ही युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। पिता चाहते थे कि वो थानेदार बने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना आरके पुरम को सूचना मिली कि इस तरह से एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष गुजर है अंदर से लॉक्ड है, तो उस पर हम तुरंत मौके पर गए। हमने देखा कि वास्तव में मकान का अंदर से गेट बंद था और इस पर हमने परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पहुंचने वाले हैं। तो उस समय करीबन 11-12 बज रहे थे, तो वो पहुंचे और हमने उनके समक्ष गेट खोला तो देखा कि एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ था जिसका नाम सुभाष गुजर था, ऐसा उसके परिजनों ने बताया। उसको वहाँ से उतरवा कर और मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने 2 महीने पहले बीकानेर के बाल सुधार गृह से फरार लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसपी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत नेपाल बॉर्डर के जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास से युवक को पकड़ा गया है। साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम जयप्रकाश बताया। युवक कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए के मकान पर रहता था। गिरफ्तार युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। युवक साल 2023 में जयपुर शहर में करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के साथ गोलीबारी की थी और गिरफ्तारी के बाद युवक के बीकानेर के बाल सुधार गृह में रखा गया था। युवक बाल सुधार गृह का खिड़की का रॉड तोड़कर फरार हो गया। इस दौरान पहचान छुपाकर विराटनगर में किराए पर रह रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इंटरनेट वीपीएन के जरिए संपर्क में बना हुआ था। ग्रुप के लीडर ने ऐप्स के जरिए पैसा भेजा था। रकम को निकालने के लिए युवक जोगबनी आया करता था। इसी सिलसिले में एक दुकानदार ने अकाउंट फ्रीज होने की शिकायत पर जोगबनी थाना पुलिस को युवक को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल बॉर्डर जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी थाना द्वारा एक युवक को पकड़ा गया। उस युवक से पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जयप्रकाश बताया, जो कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए पर पहचान छुपाकर रह रहा था। पकड़ा गया युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जो 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में शामिल था और उसके उपरांत उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। एयर इंडिया के कर्मियों के अचानक छुट्टी पर जाने से चरमराई उड़ान सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। पिछले दिनों जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, दुबई, मुंबई, हैदराबाद जाने वाली एयर एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द हो गई थी। आज जयपुर से दिल्ली जाने वाली IX 769 के यात्रियों को एयर इंडिया की फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई जाने वाली फ्लाइट भी सुचारू रूप से चलने लगी है और दुबई जाने वाली IX 195 और 196 भी कल के बाद सुचारू रूप से चलेंगी। कुआलालंपुर के लिए पिछले महीने शुरू हुई विमान सेवा, जो कि विमान खराब होने के बाद बंद थी, वो भी शुरू हो चुकी है। यूं कहें कि जयपुर एयरपोर्ट पर स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। हालांकि एक्सप्रेस की बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट शुरू होने का इंतजार अभी भी बरकरार है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों के अचानक छुट्टी पर जाने के बाद हुए अफरा तफरी के माहौल के बाद बड़े पैमाने पे फ्लाइट कैंसिल हुई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर भी उसका असर देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी हैं। हालांकि कुछ फ्लाइट को लेकर के यात्रियों को प्रायर नोटिस दिया गया है और खास तौर पे जो जयपुर से बैंगलोर और जयपुर से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट है वो 8 से लेकर 15 मई तक कैंसिल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो फ्लाइट है वो करीब करीब अपने समय पर चल रही हैं और स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट की अगर हम बात करें तो वह भी कल के बाद अपने नियत समय पर चलने लगेगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात को लेकर के भी मिली है जयपुर एयरपोर्ट से कि कुआलालंपुर के लिए पिछले महीने ही शुरू हुए हवाई सेवा में जो विमान की गड़बड़ी की वजह से रुकावट आई थी उसे भी दूर कर लिया गया है और अब नए विमान के आने के बाद कुआलालंपुर के लिए भी फ्लाइट
वापस से शुरू हो पाई है। तो निश्चित रूप से जयपुर से जो लोग फ्लाइट लेते हैं खास तौर पे दुबई और कुआलालंपुर जाने के लिए, जो कि बहुत इंतजार था इस सेवा का, और जब ये शुरू हुई थी तो बड़े पैमाने पे लोगों में खुशी भी थी। उन दोनों सेवाओं के वापस से बहाल हो जाने के बाद सिर्फ दुबई की जो फ्लाइट है वो कल के बाद से बहाल हो पाएगी, कल भर का इंतजार है। उसके बाद जब अगली फ्लाइट है वो अपने सही समय पर चलेगी तो स्थितियां पूरी तरह से धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। वहीं 8 से 15 तक के लिए सभी यात्रियों को प्रायर नोटिस दिया हुआ था, ऐसा कर्मचारी बता रहे हैं कि उनको पहले सूचना दे दी गई थी। इसलिए जाहिर तौर पे जो शुरुआती दौर में 1-2 दिनों में जो दिक्कतें थी 8 से लेकर के 10 तक में, वो कुछ यात्रियों को जरूर रही, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों ने उसका विकल्प तलाशा है। वहीं पर दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, उसमें जो समस्याएं आई थी उसमें यात्रियों को एक नए फ्लाइट में शिफ्ट किया गया, वो भी अपने नियत समय से चली है। तो धीरे धीरे जयपुर एयरपोर्ट पर स्थितियां सामान्य हो रही हैं। जो लोग यहां से फ्लाइट सेवा लेते हैं उनके मन में वापस से जो विश्वास है जयपुर एयरपोर्ट को लेकर के, वह बरकरार हो रहा है। कैमरा सहयोगी जसरात के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। खबर धौलपुर से है, जहां दिहौली थाना क्षेत्र के जुगईपुरा में कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का की गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में करीब 100 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डकैत लुक्का सहित आधा दर्जन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि कांस्टेबल अमित शर्मा को सूचना मिली थी कि डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का अपनी गैंग के आधा दर्जन साथियों के साथ जोगाईपुरा गांव में आया हुआ है, और जिस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस के साथ डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर डकैत की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखकर डकैत लुक्का और उसके साथियों ने करीब 60 राउंड फायरिंग करना शुरू किया। डकैत की ओर से हुई फायरिंग के दौरान पुलिस ने बचाव में 45 राउंड फायरिंग की, और दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद डकैत लुक्का के साथ मौजूद उसके साथी सतीश पुत्र मुंशीलाल गुर्जर निवासी जुगईपुरा को कांस्टेबल सुरेश ने अदम्य साहस से पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान डकैत लुक्का अपने साथी तहसीला निवासी मोरोली, हनुमान दास निवासी तिघारा, सोनू तिवारी अतिराज और इसके अलावा सोनू पंडित निवासी सादिकपुर और विष्णु उर्फ भगत निवासी कारका केरली के साथ भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के बाद फरार हुए डकैत गिरोह की तलाश में पुलिस की टीम रवाना हो गई है, और जिनकी गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखकर उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की है। कांस्टेबल अमित को सूचना मिली थी कि लुक्का गैंग के सदस्य जुगईपुरा के भीड़ों में छुपे हुए। सूचना को तस्दीक कराया गया। डीएसटी टीम में दिहौली 3 द्वारा लुक्का गैंग के छुपे हुए स्थान पर दबिश दी गई। लुक्का गैंग द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुक्का गैंग को एक सदस्य सतीश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, एवं मुलजमों लुक्का गैंग द्वारा जो वारदात में प्रयोग की जा रही थी बाइक, उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उदयपुर के सूरजोपोल स्थित पेट्रोल पंप के पास कार में आग लग गई, और कार में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, और आग लगने से कार की सीटें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सीकर का ऐतिहासिक पुराना महावीर पुस्तकालय अब नीलामी की कगार पर पहुंच गया है। शहर की विरासत के रूप में अपनी पहचान रखने वाला महावीर पुस्तकालय का संचालन माधव सेवा समिति कर रहा है। महावीर पुस्तकालय की नीलामी सिर्फ 2 कर्मचारियों के बकाया वेतन की वजह से हो रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 3 साल से वेतन नहीं मिला है। पुस्तकालय अध्यक्ष और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, और कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए पुस्तकालय को नीलाम करने का आदेश दे दिया है। महावीर पुस्तकालय की नीलामी अब 13, 14 और 15 मई को होगी। महावीर पुस्तकालय भवन के बाहर नीलामी के पोस्टर बैनर भी चस्पा कर दिए गए हैं। 2 कर्मचारियों का केवल 5.49 लाख वेतन बकाया है, और नीलामी की शुरुआती बोली 1,56,08,682 रुपए तय की गई है। हालांकि पुस्तकालय की नीलामी से शहर के लोगों में आक्रोश है। वहीं भामाशाह भी अब इस मामले को सुलझाने में आगे आ गए हैं। पुस्तकालय में करीब 13,000 से ज्यादा पुरानी किताबें हैं। साल 1996 में इलाज के लिए सीकर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने महावीर पुस्तकालय में किताबें पढ़ी थी, और साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और सांसद सेठ गोविंद दास सहित कई ऐसी बड़ी हस्तियों ने पुस्तकालय का लाभ उठाया था। हमको मार्च 95 से पुस्तकालय
समिति के द्वारा वेतन का भुगतान नहीं दिया गया, तो हमने 17 जनवरी 1997 में मिनी सचिवालय जयपुर में जो ट्रिब्यूनल है उसमें हमने केस किया। 17 जनवरी 98 को हमारे पक्ष में यह डिसीजन हुआ और उस डिसीजन में यह निर्णय दिया गया कि कर्मचारियों को पुस्तकालय सचिव 2 माह में वेतन का भुगतान वरना 12% ब्याज भी देगा। और 2 नंबर पार्टी है माध्यमिक शिक्षा विभाग डायरेक्टर मुख्यालय, उसको आदेश दिया गया कि संस्था का अनुदान रोके और सीधा कर्मचारी को वेतन का भुगतान। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन रानी और शावकों को 16 नंबर शेल्टर में रखा गया है। मार्च 2021 में उड़ीसा के नंदकानंद से बाघिन रानी को जयपुर लाया गया था। वहीं ग्वालियर के गांधी जियोलॉजी पार्क से जुलाई 2022 में बाघ शिवाजी को लाया गया था। दोनों को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जोड़ा बनाया गया था। आज बाघिन रानी ने 1 सफेद और 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ का कुनबा अब बढ़ा है। बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 16 नंबर शेल्टर में बाघिन और शावकों को रखा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 नंबर शेल्टर में बाघिन और शावकों को रखा गया है। 3 शावकों को बाघिन ने जन्म दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।